नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भारत का नदियाँ जैसे कि भारत के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, जितनी भी सभ्यताएँ हुई हैं, हमारे नदियों के किनारे हुई डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो जो नदी तंत्र होता है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। नदियाँ वो भी होती हैं। भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें भारत की नदियों को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंधु नदी तंत्र आता है, फिर दूसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर तीसरा गंगा नदी तंत्र, फिर चौथा जो आता है प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र आता है। तो हम इन सभी पार्ट को एक साथ ना देखकर क्रमवार देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला जो पार्ट आता है सिंधु नदी तंत्र आता है, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो इस नदी तंत्र का, जैसा कि हम बोल रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, इसमें सबसे नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, किस नदी को फोकस में लाके बात की जा रही है। तो सिंधु नदी तंत्र का बात हो रहा है, जाहिर सी बात है इसमें सिंधु सबसे इम्पॉर्टेंट नदी होगी। फिर उसकी कुछ सहायक नदियाँ होंगी जो मिलके एक सिस्टम को डेवलप करती हैं। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और कौन सी नदी इसमें कहाँ आके मिलती है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ये तिब्बत का एरिया होता है। ठीक है, तिब्बत है और तिब्बत में एक झील है, एक पर्वत है। जैसा कि यहाँ पे एक पर्वत बनाते हैं हम। ये इस पर्वत का नाम है, बहुत फेमस पर्वत है, कैलाश पर्वत, कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत है ये। और कैलाश पर्वत जो होता है, अब देखते होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे बर्फ़ वगैरह गिरती हैं, तो उससे ग्लेशियर डेवलप हो जाता है। ग्लेशियर यानी कि हिमनद हो जाता है। तो ये जब पिघलता है तो इससे इसका पानी होता है, इससे पानी से नदियों में जाता है और बहुत सारी झीलों का निर्माण होता है। तो इसमें एक झील इसके पास है, मानसरोवर झील इसे बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, ये मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत के पास ही पड़ती है। तो अब ये सिंधु नदी तंत्र जो है इस मानसरोवर झील के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि किस झील से निकलती है, तो आप यही आंसर देंगे कि ये वो मानसरोवर लेक से निकलती है। और कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो किस हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि सनख्वाब हिमनद। एक यहाँ पे इस पर्वत से जो पानी बहता हुआ आता है, एक ग्लेशियर डेवलप होता है, तो उसका यहाँ पे एक बोलते हैं कि सनख्वाब। ठीक है, या बोलते हैं बुखारचू, दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है, बुखारचू हिमनद। ठीक है, ये दो किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं इसको, एक सनख्वाब हिमनद भी बोल सकते हैं या बुखारचू हिमनद बोलते हैं। तो जो सिंधु नदी होती है यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी निकलेगी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? एक मिनट। हाँ सॉरी दोस्तों, ये सिंधु नदी है जो ये दामन चौक, जो जम्मू कश्मीर का एरिया होता है, दामन चौक। ठीक है, दामन चौक के पास ये कश्मीर में प्रवेश करेगी। ठीक, दामन चौक से ये जम्मू कश्मीर में जाती है। और ये इन सभी पैटर्न के अंदर एक मात्र ऐसी नदी है जो केवल जम्मू कश्मीर में ही प्रवाहित होती है, उसके बाद सीधा पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, भारत के केवल अगर पूछता है कि भारत के कितने ज़िले से कितने राज्य से होकर बहती है, तो आप सीधा क्वेश्चन करेंगे, आंसर बताएंगे कि ये सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर से होकर ही प्रवाहित होती है, और किसी भी भारत के किसी भी राज्य से इसका अफवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से दामन चौक से प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पर्वत श्रेणियाँ आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें एक पर्वत श्रेणी, 3 पर्वत श्रेणियाँ बहुत ही मायने रखती हैं, जो उसमें आप पहली पर्वत श्रेणी मानेंगे काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम। और दूसरी पर्वत श्रेणी मानी जाती है ये लद्दाख, और तीसरी है जास्कर। ठीक है, जैसा कि हम वैसे एक समझाने के लिए मोटा मोटा देखते हैं कि बाकी जब पर्वत के बारे में हम पढ़ाएंगे कभी,
तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कैसे चीज़ें हैं, कहाँ पे हैं। बस अभी आप इतना समझने की कोशिश करिए ये किस क्षेत्र से होकर बहती हैं, ठीक है। और ये है जास्कर, ठीक है। तो ये सिंधु नदी है, दामन चौक से जैसे ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और ये जैसे इन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है तो एक मात्र आप एक जगह आपने सुना होगा, लेह। लेह जो होता है वो सिंधु नदी के किनारे ही पड़ता है। लेह एक जगह है, कहाँ पे, लेह, ठीक है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, बस ये कि समझने के लिहाज से काफ़ी ठीक है ना। तो आप एक समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक लेह है, लेह एक जगह है जो किस नदी के किनारे है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। सॉरी। तो फिर ये आगे जैसे जाती है, सीधा आगे जाते हुए ये यहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब पहुँचती है तो यहाँ से ये नदी सीधा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी जैसे पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आती है। और ये पाकिस्तान का एक जगह होता है कराची, सुना होगा, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। कराची से ये जो है अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये एरिया हम आपको ये पता होना चाहिए कि इसके भारत के बगल में इधर पाकिस्तान है, ये एरिया जो है जिधर सिंधु नदी जहाँ पे प्रवेश की है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब सिंधु नदी जो सिंधु तंत्र में सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट थी। आपने देख लिया कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, इतना, ठीक है। अब इस पर देखिए कि क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कभी पूछ लेता है कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से होकर निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है। तो आप सीधा आंसर देंगे कि सनख्वाब हिमनद या बुखारचो हिमनद से निकलती है। या फिर कभी क्वेश्चन रेयर केसेस में ऐसा आ गया, कभी अब देखने को मिला नहीं है लेकिन मिल सकता है, अगर पूछ ले किस झील से निकलती है तो आप आंसर देंगे कि मानसरोवर झील, ठीक है। या फिर कभी पूछ ले किस पर्वत से निकलती है तो आप आंसर देंगे कि कैलाश पर्वत, ठीक। या फिर कभी पूछ लेता है कि यह नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है तो वो है लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब इस नदी का उत्तरी भाग क्या है, ये उत्तरी भाग है, नॉर्थ का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र इधर का है साउथ का क्षेत्र है ना, जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। ऊपर का जो भाग है सिंधु नदी का वो उत्तर का एरिया माना जाता है और इधर दक्षिण का, ठीक है। तो हम अब इसमें से किसी भी एक भाग को हम देख सकते हैं, चाहे उत्तर से आने वाली नदियों को देख सकते हैं या दक्षिण से आने वाली नदी को देख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हम इसके दक्षिण से आने वाली नदियों के बारे में जानेंगे जो इसकी सहायक नदी के तौर पर मानी जाती है, हाँ, ठीक है। तो इन सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक आता है दक्षिण की सहायक नदियों में, वो सतलज नदी मानी जाती है। वो फिर हम क्रमवार देखने की कोशिश करेंगे। सतलज नदी को आप देखते हैं कि कहाँ से निकलती है और कैसे मिलती है। सतलज नदी जो है कि ये भी मानसरोवर झील के पास एक हिमनदी कह सकते हैं, ठीक है, और या झील भी बोल सकते हैं नॉर्मली, अगर जो एग्जाम में आता है। तो आप यहाँ पे आप एक राकसताल झील है जो एग्जाम में पूछता है कि सतलज नदी किस झील से निकलती है, तो एक राकसताल लेक है, इसी मानसरोवर झील का ही एक हिस्सा है, यहाँ पे पड़ता है। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ना, नीचे। इसको थोड़ा सा नीचे बना के देखते हैं। यहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर लेक है, ये कैलाश पर्वत है, ठीक है। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आपको इतना तो पता ही हो गया, ठीक है। अब इसी मानसरोवर लेक के पास एक
रॉकस ताल लेक है, जो ये मानसरोवर लेक का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो इस लेक से ही सतलज नदी का निकास होता है। ठीक है, यहाँ से सतलज नदी जैसे निकलती है प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश में जैसे जाती है, हिमाचल प्रदेश आगे आता है, ये हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि हम लिखते हैं पंजाब, एच हिमाचल प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवाहित होती है, आती है, तो सामने हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, जिस जिले से, वो लाहौल स्पीति जिला माना जाता है, बोला जाता है। लाहौल स्पीति जिले के किस दर्रे से, और जानते हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र तो वहाँ पास होगा ही होगा, तो वो जो दर्रे से प्रवेश करते हैं उसका नाम है सिपकिला दर्रा। क्या नाम है? सिपकिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है कि सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो आप आंसर देंगे कि सिपकिला दर्रा। ठीक है, अब ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से सिपकिला दर्रा में सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश की सतलज नदी, और प्रवाहित होती हुई ये जाती है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में आती है। पंजाब में एक जगह है हरिके, हरिके एक जगह है, आपको दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा है? हरिके एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे ये नदी आती है, यहाँ से ये नदी सीधा निकलते हुए जाती है आगे। अब यहीं इसको थोड़ा सा हम रोक के देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बीच से मिल लेंगी, तो हम उसको ज़रा देखेंगे, फिर एक साथ सिंधु नदी में मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके सतलज नदी आगे हिमाचल प्रदेश में आती है, फिर पंजाब से होकर सीधा पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान में यहाँ थोड़ा सा हम इसको रोकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सतलज नदी हो गया। सतलज नदी के बाद जो है सतलज नदी के जैसे कुछ सहायक नदियाँ भी होती हैं। एक जैसे स्पीति एक सहायक नदी है सतलज नदी की, जो यहाँ से बहती है, ऊपर से आती है। एक स्पीति नदी है जो आके मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि स्पीति जो किसकी सहायक नदी है, तो हम बोलेंगे कि वो सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, स्पीति। ठीक, ये सहायक नदी है सतलज की। ठीक है, अब ये यहाँ से ये सतलज का हो गया। उसके बाद एक और नदी है रावी, ब्यास और चिनाब। ये 3 नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, जबकि वो सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन इनका जो निकास क्षेत्र होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है। तो हम देखेंगे कहाँ से निकलती है। रावी सबसे पहले देखते हैं। रावी जो है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यहाँ पे यहाँ बना लेते हैं, रोहतांग दर्रा। आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है रावी, और रावी जब निकलती है तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा बनाती है। सीमा बनाने के बाद कुछ दूर चलती है, फिर वापस पंजाब में आती है। ठीक है, पंजाब में एंट्री करने के बाद सीधा ये पाकिस्तान में निकल जाती है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में, सॉरी ये तो हिमाचल में ही बना दिया मैंने। ये देखिए, ये है ना, तो यहाँ से रावी नदी जब निकलती है, ये जाती है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच, थोड़ा सा सीमा साझा करती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये पंजाब के एरिया है पूरा, और ये जम्मू कश्मीर का है। तो रावी नदी जब रोहतांग दर्रे से निकलती है तो हिमाचल प्रदेश का एक जगह यहाँ पे खेरी, क्या है? खेरी लास्ट छोर होता पंजाब और हिमाचल प्रदेश का। अब खेरी के पास रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच साझा करती है, कुछ सीमा साझा करती है। उसके बाद पुनः वो जो है पंजाब में यूटर्न लेके सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई जो है चिनाब नदी से जाके मिलती है। ठीक है, चिनाब नदी से मिलती है। यह है रावी। ठीक है, यह है रावी। 2 नदी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब रावी के बाद जो है एक नदी, दूसरी जो नदी है वो है ब्यास भी जो है इसी दर्रे से होकर निकलती है ब्यास, लेकिन ये दर्रा जो है इसके पास एक कुंड है। ठीक है, ब्यास कुंड से वो निकलती है,
ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी तरह से ब्यास कुंड एक यहाँ पे है, ब्यास कुंड से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आती है, पंजाब में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। पंजाब में ये हरके नामक स्थान पर जो आकर सतलज से मिल जाती है ब्यास नदी। ब्यास नदी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद पंजाब में हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। जिस पे क्या होता है कि इस नदी के ऊपर क्वेश्चन भी आता ये है कि यह भारत की एकमात्र नदी है जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है और भारत में ही आके वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि यह भारत की एकमात्र सी नदी है जो भारत में से निकलती है और भारत में ही आके समाप्त हो जाती है, वो है ब्यास नदी। और ब्यास नदी जब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आती है तो वहाँ एक बहुत अच्छा डैम है, एक डैम है पोंग डैम, जो एग्ज़ाम में भी वो बात पूछ लेता है कि पोंग डैम किस रिवर पे है, तो आप आंसर देंगे कि वो ब्यास नदी पे। अब वो डैम जब कभी डैम मिलेगा समय तो बताऊंगा तुम लोगों को डैम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है बनाने का, ये सब अलग चीज़ है। अभी आप फिलहाल इतना जानने की कोशिश करिए कि पोंग डैम जो होता है किस नदी पे है, ठीक है। और उस डैम से एक झील बनी है, उस झील का नाम आपने सुना होगा, पोंग झील है। पोंग झील जिसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया, बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया, महाराणा प्रताप लेक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस लेक का नाम यहाँ पे हम तुमको डिफाइन कर देते हैं, पोंग, ठीक है। इसको हम जो है महाराणा प्रताप लेक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सतलज नदी से ब्यास नदी आकर मिल गई है हरके नामक स्थान पे। ये पंजाब में हरके नामक स्थान है जहाँ पे सतलज नदी और ब्यास नदी मिलती है। और इसी हरके बैराज डैम बोला जाता है। हरके बैराज डैम से ही भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी आप लोग को पता है? इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर, इसी हरके से ही निकाली गई है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसी हरके नामक स्थान से ही निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया ब्यास नदी 1 हो गया, रावी 2 हो गया और सतलज 3 हो गया। ये है सतलज। अभी मैं मिटा के बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा दूंगा, जिससे आपको केवल रिवर ही दिखेंगी। जो भी आपको समझाया हूँ, पोंग, ये डैम वगैरह और कुछ प्लेस इसके जहाँ से वो क्रॉस करती है, ये इन सबको भी मैं मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको केवल एक रिवर ही देखे, क्योंकि एक रिवर के सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं तो रिवर ही दिखे। बाकी अनावश्यक चीज़ें वो हम एक जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह है। इनकेस कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आपको सोचना ना पड़े, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएँ, जो वहाँ पर हम बाद में कभी पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब एक नदी और आती है, आपने सुना होगा झेलम, और झेलम, हाँ। अभी एक नदी हिमाचल प्रदेश में, मैं बोला था कि चिनाब, 3 नदियाँ ना, तो अभी रावी और ब्यास हुई और तीसरी नदी चिनाब है। चिनाब या फिर चेनाब बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। चेनाब जो होती है हिमाचल प्रदेश का एक, यहीं लाहौल स्पीति के पास ज़िला है, यहीं ज़िले के समीप से निकलती है। एक दो नदियाँ मिलती हैं आपस में, तब जाके वो चेनाब बनती है। वो जो नदियाँ होती हैं वो है चंद्र और भागा। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, उसका ज़िला का नाम मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा, याद आएगा तो अभी तो मैं बता दूंगा। लेकिन ये 2 नदियाँ आती हैं, भागा, ठीक है, और ये है चंद्र और भागा, 2 नदियाँ जो आपस में आती हैं, थोड़ी दूर मिलती हैं,
ठीक है। मिलने के बाद ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। क्या? चंद्रभागा। चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। यही नदी जब हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद जम्मू कश्मीर में जब जाती है तो उसको हम चेनाब बोलते हैं। ये चंद्रभागा आगे बढ़ती है और यह सीधा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ वैष्णो देवी माता का मंदिर है जो चेनाब नदी के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, तो माँ वैष्णो देवी का ऊपर मंदिर है और यहाँ से मूव करती हुई ये नदी जम्मू कश्मीर से आती है, फिर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास जो है निकलती है आगे, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद जब जाती है तो इस चेनाब नदी से कुछ सारी नदियाँ जो मैं यहाँ पे रोक रखा था वो सारी नदियाँ इससे आके मिलती हैं चेनाब से। जैसे तुम्हारा ये रावी नदी आके मिल जाती है, देखो रावी आके मिल गई ना चेनाब नदी से। ये समझ पा रहे हो, जो चेनाब नदी है हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा, ये नदियाँ जो दो नदियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश के बड़लाचला दर्रा से निकलती हैं। बड़लाचला, ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बड़लाचला ठीक है। ये चंद्र और भागा दो नदियां जो हैं हिमाचल प्रदेश के बड़लाचला दर्रे से निकलती हैं और आगे जाकर के चंद्र और भागा जब आपस में मिलती हैं चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। और जम्मू कश्मीर में यही नदी जब जाती है तो ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। चेनाब, ठीक है, चेनाब के नाम से जानी गई। उसके बाद ये नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है तो इसके पाकिस्तान में जाने के बाद इस नदी से कुछ सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, जिसमें रावी नदी है। रावी जो चेनाब से ही आके मिलती है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। तो अब जैसे कभी पूछे क्वेश्चन कि चेनाब नदी किस दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, तो आप बोलेंगे कि बड़लाचला दर्रे से निकलती है। और रावी किस दर्रे से निकलती है तो आप बोलेंगे रोहतांग दर्रे से निकलती है। या फिर पूछे ब्यास नदी किस दर्रे से निकलती है तो वो भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो ये तीन नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं और वो दर्रे से निकलती हैं। और एक और नदी है जो झेलम नदी का उद्गम जो होता है वो जम्मू कश्मीर में एक जगह है बैरीनाग के पास एक झील है शेषनाग। बैरीनाग एक जगह है और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है शेषनाग। ठीक, इसी शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और यह सीधा जाती है ऊपर। यहाँ पे श्रीनगर स्थित है, इसी नदी के किनारे श्रीनगर है। श्रीनगर जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी है। नदियों के किनारे वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कुछ जगहों का तो इसमें पूछता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर यही होगा कि ये झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, झेलम नदी थोड़ा आगे बढ़ती है तो इस नदी के किनारे जो बुलर झील स्थित है। क्या, कौन सी लेक है? बुलर झील। ठीक है, बुलर लेक के ऊपर बहुत एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन है, तो आपका आंसर बुलर झील होगा। बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, जो वो है जम्मू कश्मीर में, वो है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इस लेक से आगे नदी निकलती है झेलम। उसके बाद ये सीधा आती है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और कुछ दूर तक भारत पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। देख रहे हैं, थोड़ा दूर सीमा साझा करती है झेलम नदी भारत पाकिस्तान। अब ये जो झेलम नदी है अभी मैंने बताया कि ये जम्मू कश्मीर बैरीनाग के समीप स्थित शेषनाग झील से निकलती है और शेषनाग से निकलने के बाद थोड़ा आगे जाती है तो श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो वहाँ पे बुलर झील पड़ता है। बुलर झील भी जो झेलम नदी के किनारे है, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। फिर आगे जाने के बाद ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सीमा साझा करती है। सीमा साझा करने के बाद ये जो है जम्मू कश्मीर में मीरपुर एक जगह है, यहाँ पे मीरपुर एक जगह है। मीरपुर एक जगह है। मीरानपुर एक जगह है। मीरानपुर से ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद जो है ये चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। चिनाब नदी कहाँ पे है आपकी? ये है ना चिनाब।
चेनाब है, ठीक है। यहाँ ये झेलम नदी आती है, चिनाब से आके मिल जाती है। अब देखिए चिनाब से कौन सी नदी मिली है, एक झेलम मिली है और एक रावी मिली है, और बीच में चेनाब नदी है। ये चेनाब नदी जो है आगे सतलज नदी से जाके मिल जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में ही देखिए चेनाब नदी से इधर झेलम मिली है, इधर रावी मिली है, ठीक है। अब ये चेनाब नदी आगे बढ़ने के बाद जो है सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी से जब मिलती है तो ये 5 नदियों का मिलन क्षेत्र बोला जाता है। 5 नदियाँ हो गई, देखिए आप कैसे, ये झेलम 1, चिनाब 2, रावी 3, ब्यास 4 और ये सतलज 5। तो इसको आप सतलज भी बोल सकते हो। सतलज के नाम से आगे बहती हुई ये सिंध नदी से जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में ही, ठीक है। पाकिस्तान में ये सतलज नदी बोल सकते हो या फिर पंचनद बोल सकते हो। क्या? पंचनद। अब ये आके सिंधु नदी से मिल गई। अब सिंधु नदी से ये 5 नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद जो है ये सीधा अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है। ये था पूरा सिस्टम जो है। केवल अभी सिंधु नदी के दक्षिण से आने वाली सहायक नदियाँ थी जो आप अभी आपके सामने से आपको बताया मैंने, और आपको समझ में भी आया होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो आपको एक्स्ट्रा समझाया हूँ मैं, उसको अभी मिटा देता हूँ। केवल नदी नदी ही आपको दिखेगी ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी नदी कहाँ से आई है, ठीक है। अब उत्तर से आने वाली कुछ सहायक नदियां हैं, जो 1-2 सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, और वो इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिहाज से। बहुत सारी नदियां सहायक है, वो एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन पे जानने से कोई मतलब नहीं है, वो जानिए या ना जानिए। लेकिन फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब देखिए एक नदी है, सिंधु की एक नदी है जम्मू कश्मीर में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी आती है श्योक, जो सिंधु की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी मानी जाती है सिंधु की। वो किन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? काराकोरम और लद्दाख, श्योक। और श्योक की एक सहायक नदी होती है नुब्रा। नुब्रा की एक घाटी भी है नुब्रा नदी पर, ठीक है। यहाँ पे आके एक नुब्रा इसकी सहायक नदी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में बना के भी दिखा दूंगा कि इसका क्या है, कैसे है, ठीक है। अभी इसका एक सिंधु नदी की एक सहायक नदी है श्योक, ठीक। और ये श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा, एन से लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। नुब्रा एक नदी है, ठीक है। और ये नदी सिंधु नदी से थोड़ा ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ एक नदी आके मिलती है गिलगित। गिलगित से आती हुई एक नदी मिलती है गिलगित। गिलगित एक रिवर है जो उत्तर से सिंधु नदी मिलकर मिलती है, ठीक है। और फिर जैसे नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान से कुछ सहायक नदियाँ हैं। ये सिंधु नदी यहाँ से दामन चौक से भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में, और चिल्लास नामक एक जगह है जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ से यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास, ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ सहायक नदियाँ हैं जो सिंधु नदी से आकर मिलती हैं नॉर्थ से आके, जिस पर आप देख सकते हो उस नंबर 1 काबुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, काबुल, ठीक है। और एक नदी है गोमल, गोमल, ठीक है। और एक नदी है कुर्रम। ये 3 नदियां हैं जो आता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा है कि सिंधु नदी में पाकिस्तान से
आने वाली कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आप बोल सकते हो काबुल, खुर्रम और गोमल। ये 3 इंपॉर्टेंट नदी है जो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु नदी को लेके कि कौन सी नदी आकर मिलती हैं, तो आप बताएंगे काबुल, खुर्रम, गोमल। ठीक। और नदी है कि शौक है नदी है जिसका एक सहायक नदी है नुब्रा और एक है गिलगित मिलती है। ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न जो था एक सिंधु नदी सिस्टम का था। समझ में आया आपको? तो आपको हम एक फिर से समझाने की कोशिश करते हैं एक संक्षेप में। तो हम आपको पूरा पैटर्न फिर से बताते हैं। ठीक है। ये था पूरा सिंधु नदी तंत्र, पूरा जितनी भी नदियाँ सिंधु नदी से आकर मिलती हैं, इसकी कौन सहायक नदी है, ओवरऑल यही आपको है। ठीक है। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, इस नदी तंत्र में सबसे पहला आता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के समीप सनख्वा भीमनस से निकलती है। सनख्वा भीमनस से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में दामन चौक के पास पहुँचने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद जैसे ये नदी आगे जाती है भारत में जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से के बीच से प्रवाहित होती है, आगे जाती है। फिर ये पाकिस्तान में के समीप जो है चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद प्रवाहित होती है सीधा अरब सागर में, कराची नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे दक्षिण से कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सतलज नदी है। सतलज नदी जो है ये भी तिब्बत में राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलने के बाद जब हिमाचल प्रदेश के पास पहुँचती है तो शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। और फिर जैसे ये हिमाचल प्रदेश में कुछ दूर आगे जाती है, एक बिलासपुर जगह है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के समीप जो बिलासपुर जगह है। क्या? बिलासपुर। यहीं बिलासपुर पे क्या है कि यहीं एक डैम का निर्माण हुआ है। आपने सुना होगा भाखड़ा बांध। ठीक है। भाखड़ा बांध है और यहाँ पे इस बांध से जो झील का निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं गोविंद सागर लेक। ठीक है। अब फिर इससे जब आगे जाएंगे तो पंजाब में जाएगी। पंजाब में हर के नामक स्थान पर ब्यास और सतलज मिलती है, जिससे हर के बैराज डैम बनता है। हर के बैराज डैम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत में सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। और फिर ये आगे जा कर के सिंधु नदी से मिल जाती है सतलज। ठीक है। उसके बाद ब्यास नदी को देखेंगे। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप जो है ब्यास कुंड से निकलती है। और निकलने के बाद जो है इसी हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर पोंग डैम भी है, अब ब्यास नदी पे भी। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में यह नदी क्रॉस करने के बाद हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करती है, उसके बाद पंजाब में हर के नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद हम रावी को देखते हैं। रावी जो है यह हिमाचल प्रदेश में बड़लाचरा दर्रे से निकलती है। और ये शुरू में ये भी रावी नदी भी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। निकलने के बाद जो है जैसे पंजाब में पहुंचती है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच थोड़ा सीमा साझा शेयर करने के बाद पुनः पंजाब में आती है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में प्रवेश करके ये नदी जो है चिनाब से मिल जाती है। ठीक। अब चिनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश में बड़लाचरा दर्रे से निकलती है, जो 2 नदियों के मिलने से बनती है नदी। एक नदी है भागा और एक है चंद्रा। दोनों के मिलने से चंद्रभागा नदी मिलती है। चंद्रभागा नदी जैसे जम्मू कश्मीर में जब जाती है वो चिनाब के नाम से जानी जाती है। और चिनाब नदी जो होती है जब वैष्णो माता मंदिर को क्रॉस के साइड से निकलते हुए पाकिस्तान में आती है, उसके बाद यह नदी जो है सतलज से मिल जाती है चिनाब नदी। ठीक है। और फिर उसके बाद है झेलम नदी। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलने के बाद ये नदी जब थोड़ा ऊपर जाती है तो श्रीनगर एक जगह है जम्मू कश्मीर का फेमस, मतलब क्या है कि एक तरीके से राजधानी कह सकते हो। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद आगे जा जाती है तो बुलर झील है, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, वो झेलम पे है। फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा शेयर करती है। सीमा साझा शेयर करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे बढ़ने के बाद ये नदी जो है पुनः चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब में 2 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन से? एक है तुम्हारी झेलम और एक है रावी। ठीक। फिर आगे ये नदी सतलज से मिल जाती है। सतलज जो सिंधु में मिलने के बाद जो है नीचे अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। वो समझ में आ गया आप लोग को? तो यही था पूरा पैटर्न सिंधु नदी का। ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आया? आई होप दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर अब दूसरा जो नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर मैं उसको दूसरे दिन बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।